प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले व्याख्यान में चर्चा करते वक्त हमने एकांकी के जो प्रारंभिक भाग थे उनको जाना। एकांकी का विकास किस तरह से प्रारंभ हुआ और बढ़ता बढ़ता कहाँ तक पहुँचा, इस अध्ययन के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग और प्रसाद युग के बारे में जानकारी ले ली थी और उसमें हमने ये जाना था कि एकांकी क्या है और एकांकी के भेद कौन कौन से थे इस समय में, और उन भेदों में कौन कौन सी विशेषताएं थी। इसके साथ साथ प्रमुख एकांकीकारों और उनका जो सहयोग था इस युग में एकांकियों को आगे बढ़ाने में, उस पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रसादोत्तर या छायावादी युग की तरफ आते हैं। इस युग में एकांकी पूर्व की स्थिति से थोड़ी और आगे बढ़ी और विशेष बात थी कि इस युग में आकाशवाणी का अस्तित्व सक्रिय रूप से सामने आ गया था और उसका परिणाम ये हुआ कि इस युग के एकांकीकारों को इस रेडियो के माध्यम से अपनी जो रचनाएं थी उनको प्रस्तुत करने का अवसर मिला, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोगों को प्रोत्साहन मिला और अधिक संख्या में एकांकियां लिखी गई। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और आई कि एकांकी का अस्तित्व ही लोगों ने मानना बंद कर दिया। उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठाने कर दिए कि क्या एकांकी नाम की कोई विधा भी हिंदी में है क्या, या होती है क्या। इस क्रम में मैं एक नाम लेना चाहूँगा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। इन्होंने तो साहित्य में एकांकी नाम की कोई विधा है इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया था। अर्थात वो स्वीकार नहीं करते थे कि एकांकी नाम की कोई विधा साहित्य में है। और जैनेन्द्र भी ये मानते थे कि यह जो प्रभाव आया कि एकांकी है या नहीं है, या एकांकी के रूप में जो नाटक के रूप में जो परिवर्तन आया, इन्होंने माना कि यह भी एक बाहरी प्रभाव है, भीतरी प्रभाव नहीं है। तो हल्का सा एक प्रश्नवाचक चिन्ह जैनेन्द्र द्वारा भी एकांकियों पर लगाया गया था। अब आते हैं कि इस युग में एकांकियों के कौन कौन से प्रकार निकल करके हमारे सामने आते हैं। तो पूर्व में चले आ रही एकांकियों के प्रकार जैसे सामाजिक एकांकियां हैं, ऐतिहासिक एकांकियां हैं, समस्या मूलक एकांकियां हैं, हास्य और व्यंग्य प्रधान एकांकियां हैं, या राजनीति से जुड़ी हुई एकांकियां हैं, या भाव प्रधान एकांकियां हैं। तो जो ये एकांकियां आई थी उनके अलावा, ये एकांकियां तो थी ही, उनके अलावा जो मूलतः दो प्रकार की एकांकियां इस युग में निकल करके हमारे सामने आती है। एक तो पारिवारिक एकांकी और दूसरा है प्रेम और सेक्स की एकांकियां। तो दो तरह की एकांकियां पहले के अलावा अतिरिक्त इस युग में हमारे सामने आती है। पारिवारिक एकांकियों में उपेंद्र नाथ अश्क का जो सूखी डाली है या पापी नाम की जो एकांकी है, उसका नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। इसमें परिवार में आने वाली समस्याएं, परिवार के स्वरूप, परिवार में एकता, परिवार में आपसी जुड़ाव, परिवारों में बिखराव, इन सब पर बहुत ही खुले दिल से विचार किया गया, बिना किसी दुराव छिपाव के इसमें एकांकी पर विचार किया गया। प्रेम और सेक्स जो कि पहले व्यक्तिगत बात मानी जाती थी और साहित्य में या एकांकियों में इन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस युग के एकांकीकारों ने इनसे उत्पन्न कुंठा को भी अपने साहित्य में स्थान दिया, प्रेम और सेक्स की आवश्यकता पर भी स्थान दिया और प्रेम और सेक्स की शिक्षा पर भी बल दिया। तो इन्होंने इस तरह से प्रेम और सेक्स से संबंधित बहुत सी बातें इस युग में अपनी एकांकियों में उठाई।
तो ये दो प्रकार की एकांकियाँ इस युग में हमारे सामने निकल करके सामने आती है। अब आते हैं इस युग के प्रमुख एकांकीकार और एकांकियाँ। हम एक एक दो नाम लेंगे। सबसे पहला नाम लेते हैं हम भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर आदि एकांकियाँ प्रमुख रही, जिनमें हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की बातें भी इन्होंने उठाई, तो इन्होंने इस इतिहास को भी अपनी एकांकियों के विषय बताया। इसके अलावा समाज में फैली विसंगतियों या कुरूपताओं को भी इन्होंने अपने एकांकियों में स्थान दिया। फिर आते हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट भी एक प्रमुख एकांकीकार इस युग के हुए हैं। इन्होंने कई रचनाएं की, उनमें 19 और 35 नाम की एकांकियाँ, जिस पे आज की शिक्षा, आज का मतलब उस समय जो माहौल था उस समय की शिक्षा पर इन्होंने चोट की है। फिर नेता नामक एक एकांकी लिखी। बड़े आदमी की मृत्यु भी इनके द्वारा ही लिखी गई थी, जिसमें बड़े लोगों की हृदयहीनता का वर्णन बड़ा ही सटीकता से किया गया है। आदिम युग भी इनकी एकांकी रही है। समस्या का अंत और धूम शिखा, इस प्रकार से इन्होंने कई एकांकियाँ लिखी और हिंदी एकांकी को अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया। एक प्रमुख नाम एकांकियों में इस समय आता है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा की रेशमी टाई, चारुमित्रा, दीपदान, ऋतुराज, कौमुदी महोत्सव, रंग रूप रंग, रजत रश्मि, मयूरपंख इत्यादि एकांकियाँ इन्होंने लिखी, जिसमें ऐतिहासिक एकांकियाँ भी थी और पारिवारिक एकांकियाँ भी थी, और इसके अलावा सामाजिक मुद्दों को भी इन्होंने अपनी एकांकियों में विषय बनाया। फिर आते हैं इस युग के एक अलग उभरते एकांकीकार के बारे में जानेंगे, जिनका नाम था उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क ने अंधी गली, साहब को जुकाम है, चरवाहे, पापी, सूखी डाली, जोंक इत्यादि एकांकियाँ लिखी, जिनमें इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से समाज की जो विद्रूपताएं हैं उन विद्रूपताओं का अपने अध्ययन इसमें वर्णन किया है। इसके साथ साथ पारिवारिक माहौल जिसमें बिखराव और जुड़ाव दोनों दिखाई देते हैं, वो भी इन्होंने की शोषण की वृत्ति को भी इन्होंने अपनी एकांकियों की विषय वस्तु के रूप में चुनाव किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 4-5 प्रमुख एकांकीकार थे। इनके अलावा और भी बहुत से एकांकीकार रहे हैं, जिनका नाम मैं यहाँ लेना व्याख्यान में उचित नहीं समझता। आप उसको पुस्तक पढ़ते समय ध्यान करिएगा, अन्यथा हम इस बात को समझने में सफल नहीं हो पाएंगे जो कि हम यहाँ समझना चाहते हैं। अब आते हैं प्रवृत्तिगत विशेषताएं। इस युग में जो एकांकियाँ लिखी गई, उन एकांकियों की प्रवृत्ति क्या थी या उनकी प्रवृत्तिगत विशेषताएं क्या रही। विशेषताओं में कमियां और गुण दोनों आते हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों आती हैं। तो हम एक नज़र डालते हैं कि इस युग की एकांकियों में कौन कौन सी खासियत रही है। पहली जो खासियत हम ले सकते हैं वो ये है कि इस युग में आते आते मध्यम वर्गीय जो लोग थे, जो समाज था, उनकी समस्याओं का चित्रण इस युग की एकांकियों में मिलता है। विशेष बात थी मध्यम वर्ग। पहले या तो रईसों को लिया जाता था या गरीबों को लिया जाता था। मध्यम वर्ग को साहित्य का क्षेत्र नहीं बनाया जाता था, उसकी विषय वस्तु के रूप में नहीं देखा जाता था। लेकिन इस युग में मध्यम वर्ग की जो भी समस्याएं आई कि वो किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, किस तरह से वो पाखंडों में फंसा हुआ है, किस प्रकार से दिखावे के जाल में वो व्यक्ति फंसा हुआ है। इसके अलावा सेक्स और सामाजिक बंधन, ऊपर वालों को देखकर जलना या ऊपर की तरफ देखकर दुखी होना, नीचे की तरफ देखकर अपने आप को बड़ा एहसास करवाना, तो ये चीज़ें जो उस युग की थी वो इन्होंने अपनी एकांकी में उनको चित्रित किया। इसके अलावा एक और मुख्य समस्या जो कि पूर्व तक हम दबाते आए थे, उसको दबाने की बजाय इन्होंने अपनी एकांकियों में स्थान दे करके उस समस्याओं के प्रति जागरूक हो करके हम उससे पीड़ित नहीं हों, इस तरह से एकांकियों में सेक्स और प्रेम का वर्णन
किया, उसको विषय बनाया और उस विषय बना करके उसे उस पर जो समस्याएं पैदा होती थी समाज में, उन समस्याओं से निपटने की कोशिश भी इस युग की एकांकियों में हमको दिखाई देती है। तीसरी जो खासियत इस युग की है वो है नारी का स्वरूप। इस युग में नारी का क्या स्वरूप रहा उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे हम रीति काल में जहाँ जाते हैं वहाँ हम जानते हैं कि नारी का जो प्रस्तुतिकरण है वो एक भोग्या के रूप में ही था। नारी को इन्होंने भोग की वस्तु मान लिया। लेकिन इस युग में नारी का जो आदर्श रूप था, भारतीय, खासतौर भारतीय नारी का जो एक आदर्श रूप था, पत्नी, बहन, माता और समाज के हर स्थिति में सहयोग करने वाली, समाज को हर स्थिति में नेतृत्व प्रदान करने वाली नारी का वर्णन इस युग की एकांकियों में किया गया। और हमारी जो नारियों के प्रति एक भावना बिगड़ती जा रही थी उसको सुधारने की कोशिश इस युग में दिखाई देती है। चौथी जो विशेषता है वो है पुरातनता का प्रभाव। हालांकि इस युग तक पाश्चात्य प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ने लग गया था, लेकिन इस युग की खासियत ये रही कि फिर भी हमारे पर या एकांकीकारों पर या एकांकियों पर हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी, उनका प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पांचवी जो विशेषता हम कह सकते हैं वो है गांधीवाद का प्रभाव। इस युग से पूर्व गांधी का अवतरण भारतीय समाज में हो चुका था। राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी गांधी एक चमकते सितारे के रूप में भारतीय समाज पर छा गए थे। तो उनके जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का भारतीय समाज पर भी प्रभाव पड़ा और समाज के साथ साथ साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। साहित्य पर यदि प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो भी प्रभाव गांधी के रहे वो सब इस युग के साहित्य में हमको अनेक एकांकियों में दिखाई दे जाते हैं। उनमें से खास तौर पर सत्य, अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया। इसके साथ साथ शांति की स्थापना पर भी इस युग में ध्यान दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी का प्रभाव इस युग के नाटककारों पर, एकांकीकारों पर और इस युग के एकांकियों पर काफ़ी रहा है। छठी जो विशेषता हम ले सकते हैं वो है आदर्शवादिता। बीच में साहित्य से आदर्शवादिता या आदर्शों की तरफ जो झुकाव था वो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन आज़ादी के आसपास और उसके बाद के समय में आदर्शों की स्थापना का जोर चला। लोगों को जागरूक करना था ताकि वो समाज को आगे ले जा सके। तो इसके लिए इन एकांकीकारों ने हमारे युग विशेष के आदर्शों को लिया और उन आदर्शों को महिमामंडित भी किया ताकि हम लोग उन आदर्शों पर चल सकें। सातवीं जो बात आई, जो कि अब से पूर्व तक नहीं आई थी, ये इस युग की ही विशिष्ट पहचान रही पहली बार, वो थी शिक्षा पद्धति के खोखलेपन पर चोट। इससे पूर्व भारतेंदु युग में तो फिर भी कुछ जगह मिलता है, बहुत कम लोगों ने शिक्षा पर ध्यान दिया। और जब शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया तो शिक्षा की स्थिति क्या है उस पर कौन ध्यान देगा। लेकिन इस युग के साहित्यकारों ने ये ध्यान दिया कि हमारी शिक्षा किस तरफ जा रही है, क्या हमारी शिक्षा वास्तव में वैसी है जैसी होनी चाहिए, इतनी मजबूत हमारी शिक्षा पद्धति है कि वो हमको आगे ले जा सके। तो इन्होंने जब गौर किया तो पाया कि हमारे युग की जो शिक्षा पद्धति है वो पश्चिम से प्रभावित होने के फलस्वरूप या उसके अंधानुकरण के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति से दूर होती जा रही है और पाश्चात्य का अंधानुकरण करती जा रही है, जिससे कि उसमें एक खोखलापन आ गया है। और उस खोखलेपन को इन्होंने सबके सामने ला करके उस पर एक बहुत बड़ी चोट की थी
ताकि हम लोग उस खोखलेपन से बच सकें और अपने समाज को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा सकें। आठवीं जो विशेषता हम कह सकते हैं वो है सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर जोर। जब भी किसी देश में आज़ादी की तरफ लोग बढ़ते हैं तो उसको आत्मगौरव का भाव होना जरूरी है। और आत्मगौरव का भाव कब होगा? जब हमारा सांस्कृतिक उत्थान भी होगा। तो इस युग में हमारी संस्कृति जो कि पतन की ओर जाने लग गई थी, वहीं उसको थामा गया और थामने के साथ साथ उसके उत्थान का या पुनरुत्थान का प्रयास इस युग में एकांकीकारों ने किया। इन्होंने प्राचीन मूल्य लिए, नवीन मूल्यों को साथ जोड़ा, नए और प्राचीन तथ्यों को साथ लेकर के चले, नई जिंदगी और पुरानी जिंदगी को साथ लेकर के चले, जिसके परिणाम स्वरूप एकांकियों में एक नया स्वरूप उभर करके आया और लोगों को एकांकियों में एक नए विषय के रूप में हमको बहुत कुछ दिखाई दे जाता है। नवीं जो खासियत हम बात कर सकते हैं वो है कि इस युग के कथोपकथन में बनावट लगभग खत्म हो गई थी। तो फिर क्या परिणाम होगा? तो वो है इस युग में कथोपकथन में सादगी, स्पष्टता और साफगोई, ये तीन गुण निश्चित रूप से मिलते हैं। अधिकांश एकांकियों में हमको ये बात मिलती है। पूरी तरह सादापन लिए हुए इनकी भाषा भी और विषय भी, और स्पष्ट है विषय, कहीं कोई द्वंद्व नहीं है कि क्या करें क्या नहीं करें। द्वंद्व है तो उस द्वंद्व की भी उनके मन में पूरी तरह स्पष्टता है, और कोई भी बात किसी भी विषय को लेकर के जब वो चले हैं तो उन्होंने दुराव छिपाव नहीं किया, बल्कि साफ गोई से काम लिया है। 10वीं जो खासियत हम कह सकते हैं वो है पारिवारिक संदर्भों का चित्रण। ऊपर हम देख चुके हैं प्रेम और सेक्स, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ उसी का अगला रूप पारिवारिक संदर्भों का चित्रण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज हम जानते हैं कि परिवारों से मिलकर के बना होता है। परिवार एक इकाई जिसे मनुष्य कहते हैं उससे मिलकर के बना होता है। तो समाज कहाँ जा रहा है उसको जानने के लिए परिवारों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक होता है। और इस समय के एकांकीकारों ने परिवारों पर भी ध्यान दिया। परिवारों में क्या घटित हो रहा है, परिवार किस तरफ अग्रसर हो रहे हैं, परिवार विघटित हो रहे हैं या परिवार जुड़ रहे हैं। विघटित हो रहे हैं तो किस तरह से विघटित हो रहे हैं, कहाँ उनमें भेद है, कहाँ आकर के वो अमन मुटाव में शामिल होते हैं, और कहाँ तक बुजुर्गों का ख्याल रखा जा रहा है, बड़ों का कहना माना जा रहा है, छोटों को प्यार किया जा रहा है, उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। परिवार के संदर्भ में शादी है, विवाह है या मृत्यु है, इन सब मुद्दों को लेकर के चला गया है और एकांकियाँ लिखी गई है। सबसे अंत में विशेषताओं में मैं लूँगा कि इस युग के एकांकीकारों ने अपने एकांकियों में एकांकी के जो तत्व थे या एकांकी के जो मूल बिंदु थे या मंचीय विशेषताएं थी, उन मंचीय विशेषताओं का पूरा ध्यान रखने की कोशिश इस युग के एकांकीकारों ने की है, ताकि यदि रेडियो एकांकी है या रेडियो रूपक है तो उसके ध्वनि पर ध्यान दिया गया। यदि मंचीय एकांकी है तो उसके मंचन की तरफ भी ध्यान दिया गया कि उसका अच्छे से अच्छा मंचन किया जा सके। तो ये हमने देखा स्वतंत्रोत्तर युग, और इसके बाद एक युग और बचता है जिसको हम स्वातंत्रोत्तर युग के रूप में जानते हैं। हमने इससे पूर्व प्रसादोत्तर युग पढ़ा। प्रसादोत्तर युग का ही अगला हिस्सा हम स्वातंत्रोत्तर युग के रूप में लेते हैं, अर्थात जो युग आज़ादी के बाद आया, स्वतंत्रता के बाद आया, उसमें भारतीय समाज में जैसे जैसे आज़ादी के बाद परिवर्तन आए वैसे वैसे एकांकियों के स्वरूप में भी परिवर्तन आने लगा। तो ये हम अध्ययन अगले संबोधन में करेंगे।
लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ आपके प्रश्न बनता है कि प्रसादोत्तर या छायावादोत्तर नाटक के प्रमुख एकांकिकार कौन हैं। उनकी प्रमुख प्रमुख एकांकियों के नाम लिखते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बनता है और ये प्रश्न आप हल करने की जो है कोशिश करेंगे और हल करेंगे ही, ये मेरा मानना है। और इसी के साथ मैं आज का अपना ये संबोधन यहीं पर उसको विराम देता हूँ। आगे मेरे को आशा है कि आप इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे और मेरे पास भेजने की कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद।